गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते, नमो नमः। हम आज से अपना व्याकरण पाठ शुरू करेंगे। व्याकरण पाठ में सबसे पहले हम संस्कृत के वर्णों और उसके उच्चारण स्थानों के बारे में शुरुआती व्याकरण के 2-3 कालांश 2-3 पीरियड में हम सीखेंगे। आज 3/8 को आज से हम अपना संस्कृत व्याकरण शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 हमारे पाठ, प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ हमने लिटरेचर पार्ट से पढ़ा है और टोटल हमें 7 पार्ट चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आगे के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि और रिमेनिंग हमें जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं, क्योंकि 3 तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, रिमेनिंग 4 चैप्टर्स जो हैं हमें कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आज से हम ग्रामर पार्ट स्टार्ट करेंगे और पूरा अगस्त हम ग्रामर ही पढ़ेंगे। अगस्त के बाद फिर सितंबर से हम लिटरेचर पार्ट और रचनात्मक स्किल्स, रचनात्मक कार्य, राइटिंग स्किल्स पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम संस्कृत द्वितीय भाषा वर्ण विचार शुरू करें। तो वर्ण विचारक क्या है? तो वर्ण विचारक में हम पढ़ेंगे पहले वर्णों के बारे में। वर्ण क्या है, पहले वर्ण के बारे में जानते हैं, फिर वर्ण कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण, तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी हम वर्ण को कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको क्या नहीं किया जा सके, ब्रेक नहीं किया जा सके, तोड़ा नहीं जा सके, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कोई भी चीज लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा था, तो क्या ये वर्ण है? हाँ, ये वर्ण है, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो ग हलंत प्लस क हलंत प्लस अ, ठीक है, क हलंत प्लस अ, हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये टूट रहा है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि वर्ण है। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या शुद्ध रूप जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इसको। उस छोटी से छोटी ध्वनि छोटी से वर्ण किसे कहेंगे? उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं जिसके क्या हो, जिसके फिर टुकड़े न किए जा सके, न किए
न किए जा सके। जैसे वर्ण, उस छोटे से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके फिर टुकड़े नहीं किए जा सके। ठीक है, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद लिखेंगे जैसे जैसे अ, ई, उ, क हलन, ख हलन आदि। आदि मतलब एक्सेट्रा और भी जो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने अ में हलंत नहीं लगाया, ई में हलंत नहीं लगाया, क में मैंने हलंत लगाया, ख में मैंने हलंत लगाया। तो अब इस पे भी हम आते हैं कि मैंने इस पे हलंत क्यों लगाया। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। तो अब ये तो हम सीख गए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की वो छोटी इकाई या ध्वनि से सबसे छोटा सा छोटा हिस्सा जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सके और तोड़ नहीं सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उन दोनों प्रकारों को देखेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होगा हमारा स्वर वर्ण, दूसरा होगा हमारा व्यंजन वर्ण। एक मिनट, व्यंजन। ठीक है, एक होगा हमारा स्वर वर्ण और दूसरा होगा हमारा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है, कौन कौन से वर्ण व्यंजन वर्ण होंगे और कौन कौन से वर्ण स्वर वर्ण होंगे, इनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो कौन कौन से स्वर वर्ण होंगे और कौन कौन से व्यंजन वर्ण, या स्वर वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण तो आप जान गए, वर्ण किसको कहते हैं कि भाषा का वो छोटा सा छोटा इकाई, यानी ध्वनि जो साउंड हम बोलते हैं उसका छोटा सा छोटा पार्ट को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर को हम वोवेल्स और व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। स्वर वर्ण के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में। तो पहले स्वर वर्ण के बारे में देखते हैं। स्वर वर्ण क्या है, तो स्वर कहता है स्वयं राजान्ते इति स्वरा, स्वयं स्वयं राजान्ते। ठीक है, राजान्ते इति स्वरा। इसका मतलब क्या बोलते हैं, संस्कृत में डेफिनेशन है स्वयं राजान्ते इति स्वरा। मतलब इसका क्या मतलब है, जो खुद से क्या करे, जो खुद से उच्चारण हो, जो खुद से उच्चारण हो, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता ना ली जाए, किसी की सहायता नहीं ली जाए, या वो किसी की सहायता न ले, जो उच्चारित होने में किसी की सहायता न ले, वो होगा हमारा स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं अर्थात अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना होता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वह वर्ण जो बिना किसी भी वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी बोले जाते हैं, उच्चारण होते हैं,
प्रोनाउंस होते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है। और व्यंजन वर्ण क्या है कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं। क्या होते हैं? स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं। उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम स्वर वर्ण पे आते हैं। तो स्वर वर्ण तो हम जान गए कि क्या होता है कि स्वर वर्ण बिना किसी की सहायता से उच्चारित होता है। क्या होता है? उच्चारित होता है यानी बोला जाता है। ठीक है। क्या है? स्वर वर्ण स्वयं राजान्ते इति स्वरा, स्वयं राजान्ते इति स्वरा यानी खुद से जो उच्चारित होते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा कि स्वर वर्ण में आखिर कौन कौन से वर्ण आए, उसको मैं लिखता हूं, आप देखेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। स्वयं राजान्ते इति स्वरा। अब आगे देखते हैं। इसमें हमारा आएगा अ, आ, ई, दीर्घ। अभी मैं बता दूं आपको, इसको हम ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा, याद कर लो। ह्रस्व ह नीचे र की मात्रा आधा सा व, ह्रस्व। ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो अ आ ई उ ऊ री, ये होता है संस्कृत में हमारा ह्रस्व री यानी कि छोटा री। और इसके बाद आता है हमारा दीर्घ री यानी कि बड़ा री। और इसमें क्या होता है कि बच्चों दो रहते हैं, एक साथ दो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। तो अ आ ई उ री। और एक होता है संस्कृत में लिरी। क्या होता है? लिरी। ठीक है। लिरी, लिरी ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये हमारे स्वर वर्ण। ठीक है। अम अह जो है, हम जो पढ़ते आ रहे थे अभी स्वर वर्ण में, तो अम अह हमारा नहीं आता। चाहे आपने पढ़ा होगा हिंदी में पढ़ा होगा या जो भी 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो अम अ हमारे स्वर वर्ण में नहीं आते हैं। उसको हम अयोग्य वाह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अयोग्य वाह। क्या कहते हैं? अयोग्य वाह। क्योंकि उसमें मदद आता है। अम में म का उच्चारण स्थान म आता है, उसमें उच्चारित होता है। और अह में भी विसर्ग का सहायता होती है, अह का उच्चारण होता है। इसलिए तो हमारा तो स्वर वर्ण के वो डेफिनेशन पे वो बैठ नहीं रहा है। हमारा तो स्वर वर्ण यही कह रहा है कि वो वर्ण स्वयं राजान्ते इति स्वरा यानी कि खुद से उच्चारित होते हैं, खुद से बोले जाते हैं, वो स्वर वर्ण है। वो स्वर वर्ण के डेफिनेशन पे नहीं होता। ठीक है। तो अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, यही हमारे स्वर वर्ण। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। 13। ये 13 वर्ण जो है ये संस्कृत के हमारे स्वर वर्ण, हमारे संस्कृत के स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण। ठीक है। अब इसमें कोई जैसे ली है, ली का प्रयोग जो है, ली का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ वेदों में किया जाता है। वेदों में उच्चारित होने के लिए लिली का प्रयोग है। इसे सामान्य संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता। इसे सामान्य संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों। अब री है, तो हम री का प्रयोग हिंदी में नहीं करते हैं, लेकिन हम संस्कृत में री का प्रयोग करते हैं। री का प्रयोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो है। ठीक है, दो लगा हुआ यानी कि इसकी मात्रा थोड़ा सा, हाँ, तो ये जो दो है इसकी ऐसे ही हम दो ही प्रयोग करते हैं।
ठीक है बच्चों। तो जब हम लिखते हैं पितृणाम, पितृणाम जो हमारा शब्द है उसमें दीर्घ री की मात्राएं लगी होती है, यानी कि बड़े री की मात्रा लगी होती है। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे स्वर, जो कितने हुए 13, कितने हैं 13 स्वर वर्ण। अ आ ई उ री री लिरी ए आए ओ औ। कुछ लोग इसको रू प्रोनाउंस करते हैं, जैसे तेलुगु जो भाषी हैं, तेलुगु पढ़ने वाले, वो रू का प्रोनाउंस करते हैं, जो कि ठीक है, वो अपने हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, री होना चाहिए, रू नहीं, री। ठीक है, अ आ ई मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार फिर से आप अपना प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर लेंगे। अ आ ई बड़ी है, उ री री लिरी ए आए ओ औ। तो ये तो हो गए हमारे स्वर वर्ण। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण पे, और व्यंजन वर्णों के बारे में सीखेंगे। अच्छा बच्चों, व्यंजन वर्ण पढ़ने से पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे स्वर के कुछ प्रकार, जैसे मैंने अभी बताया ह्रस्व, दीर्घ और स्वर जो है 3 प्रकार के। स्वर जो है 3 प्रकार का। तो पहला जो है, ठीक है, ह्रस्व, हमें नीचे र की मात्रा आधा स व, ह्रस्व। दूसरा जो आएगा हमारा दीर्घ, दीर्घ में बड़ी की मात्रा, तो हम क्या कहेंगे, दीर्घ। ठीक है, और तीसरा आता है प्लुर। ठीक है बच्चों, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुर, ये 3 प्रकार के हमारे स्वर्ण के प्रकार हैं। अब हम ह्रस्व किसको कहेंगे, दीर्घ किसको कहेंगे और प्लुर किसको कहेंगे। तो अभी आपने जो स्वरवर्ण देखा, मैं उसी में से उदाहरण देता हूं। जैसे हमारा ह्रस्व में क्या क्या आ सकता है, तो हमारा ह्रस्व में आएगा, हमारा ह्रस्व में क्या आएगा, हमारा ह्रस्व में क्या आएगा, उसके बाद छोटी ई और छोटी ई, छोटा ऊ और री, बड़ी री नहीं, छोटी री, इसको ह्रस्व री कहते हैं, और री, ये भी हमारे ह्रस्व में आता है। तो अ ई उ री और ली, ये हमारे ह्रस्व वर्ण हुए। कौन से वर्ण हुए, ह्रस्व वर्ण। अ ई उ री और ली, इनकी संख्या कितनी हो गई, 5। इनकी कितनी संख्या हो गई, 5। ये 5 होते हैं। ठीक है, ये 5 होते हैं। अब हम आते हैं अगर दीर्घ वर्णों पे, दीर्घ वर्ण कौन कौन से होंगे, तो ह्रस्व आप सीख गए, अ ई उ री और ली, ये 5 होते हैं। इसको हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, ह्रस्व वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ पे, इसको भी लिखते चलेंगे बच्चों, साथ साथ में आप नोट डाउन करते चलेंगे। उसके बाद है दीर्घ। तो दीर्घ में हमारा बाकी सब जो 8 बचे हुए हैं, जैसे आ दीर्घ ई, इसलिए इसे दीर्घ ई कहते हैं। जब मैं बीच बीच में आपके और क्लासेस लूंगा और जब मैं दीर्घ ई कहूंगा, इसका मतलब है कि बड़ी ई, और जब मैं ह्रस्व ई कहूंगा मतलब छोटी ई। अभी से याद करेंगे, आ ई उ, ठीक है, दीर्घ री, ठीक है, ए ऐ ओ और ओ, टोटल ये 8। अब देख पा रहे होंगे बच्चों, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये जो 8 प्रकार हैं, ये हमारा जो है दीर्घ में आता है। तो ह्रस्व में सीख गए आप 5,
तो इनकी वर्णों की संख्या कितनी हो गई? ह्रस्व में 5 हो गई, दीर्घ में कितनी हो गई? 8 हो गई। तो टोटल स्वर वर्ण 13। टोटल स्वर वर्ण जो है हमारे हमें 13 मिल गए। ठीक है, अब आते हैं कि प्लूत में कौन से स्वर वर्ण आएंगे। जब 8 और 5 13 हो ही गए, मतलब 8 और 5 13 हमारे कंप्लीट हो गए स्वर वर्ण, तो हमारे प्लूत में कौन से स्वर वर्ण आएंगे, तो उसको हम देखते हैं कि प्लूत हम किसको कहते हैं। प्लूत में जो है क्या होता है, प्लूत में अभी तक ह्रस्व में मतलब छोटा, यानी अ, ई, उ, री, लिरी, मतलब हम बोलने पर, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है ये। तो जैसा हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही लिखते हैं। जैसे हम हम की मात्रा आ गई, मतलब 2 बार आ। ठीक है, ई तो 2 बार ही, मतलब बड़ी दीर्घ। ठीक है, ऊ यानी 2 बार। उसी तरह से प्लूत में क्या होता है कि ह्रस्व में 1 बार उच्चारित होता था वही चीज, दीर्घ में वही चीज 2 बार होता था, और प्लूत में वही चीज 3 बार या उससे लंबा आ जाएगा तो हम उसको प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जिसे खींचकर लंबा किया जाता हो वर्ण को, वैसे स्वर्ण को, या दूर से पुकारा जाता हो, जिसे दूर से बुला रहे हैं, तो भी हम उसे प्लूत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में मैं लूंगा ओम। ओ ऐसे उच्चारित करते हैं। ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन म तक आने में लंबा टान होता है, लंबा खिंचाव होता है, तो हम उसे ओम कहते हैं। ठीक है, ओम। अरे, हरे, जैसे हम कहते हैं ना हरे मुरारी, हरे, अरे, अरे ये क्या हो गया, अरे, तो वहां भी हमारा प्लूत स्वर हो जाता है। ऐसे जो हो गए ओम, हरे, ठीक है, अरे, तो ये हमारे होंगे प्लूत स्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने व्यंजन संधि। तो आप इनके बारे में सीख गए। स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, पहले हम सीखे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की चाहे सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसके बाद उस वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये हमने 3 चीजें सीखी। ठीक है, दीर्घ में 5 वर्ण होते हैं, अ, ई, उ, री और लिरी। ह्रस्व में कितने वर्ण होते हैं, 8, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये दीर्घ वर्ण कहे जाते हैं। प्लूत में कोई चीज जब हम दूर से पुकारते हैं या जोर से बोलते हैं तो उसे हम प्लूत कहते हैं। जैसे ओम, हरे, अरे, इस तरह के शब्दों को हम प्लूत की संज्ञा में रखते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण में। तो वर्ण विचार में नेक्स्ट हमारा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण किसे हम कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से हो, स्वरों की सहायता
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक होती है, ठीक है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक होती है, मतलब बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो ही नहीं सकता, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते। अभी तक हमने सीखा कि स्वर वर्ण क्या होता था, खुद से उच्चरित होता था, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होता था, और इसमें हम कह सकते हैं कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हो उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, और व्यंजन वर्ण से कहते हैं जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं या उनको सहायता लेनी ही पड़ती है, किसकी? स्वर वर्णों की। स्वर वर्णों की सहायता के बिना व्यंजन वर्ण उच्चरित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा व्यंजन वर्ण। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे आप वीडियो को रोक के इसको पहले लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक होती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण के प्रकार, तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का। स्वर वर्ण भी 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुर, और व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार का। इसमें पहले आता है स्पर्श वर्ण, ठीक है। दूसरा आता है अंतस्थ वर्ण, और तीसरा आता है ऊष्म वर्ण। ठीक है बच्चों, तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। अंतस्थ सॉरी और ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4, यानी अंतस्थ और ऊष्म 4 और स्पर्श वर्ण 25 यानी 25। ठीक है, तो ये हमारे अभी कौन से वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं, कौन से वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, और कौन से वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं, और साथ ही इनका व्यंजन वर्णों को हम स्प्लिट कैसे करते हैं और वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं व्यंजन वर्णों के साथ अगर कोई शब्द में हो तो अगली कक्षा में हम लोग व्यंजन के प्रकारों को विस्तार से देखेंगे, यानी स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म के बारे में, और वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन भी अगली कक्षा में हम लोग सीखेंगे। आज की कक्षा में हमने सीखा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि के वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको खंडीय टुकड़े नहीं किया जा सके या जिसको तोड़ा नहीं जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पहला होता है स्वर वर्ण, ठीक है, स्वयं राजान्ते इति स्वरा, जो खुद से उच्चरित होता हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, लिरी, ए, ऐ, ओ, आते हैं, यानी कि टोटल ये 13 स्वर वर्ण होते हैं। इसमें इसको 3 भागों में बांटा जाता है, दीर्घ, प्लुर
और ह्रस्व या ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व यानी कि छोटा, इसमें 5 वर्ण होते हैं, अ, ई, उ, री और लिरी। दीर्घ वर्ण जिसमें 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। और प्लुत वर्ण जिसका उच्चारण करते समय लंबा समय लगे उसको हम प्लुत वर्ण। उसके बाद हमने सीखा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं, या यूं किया जाए कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी कि यह स्वयं से उच्चारित नहीं होते हैं बिना स्वरों की सहायता के बिना। व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब अगली क्लास में हम लोग स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म को विस्तार से देखेंगे और वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के बारे में। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।